प्रसाद के यहाँ भी गर्मा गर्मी का माहौल था। सीनियर सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस के मना करने के बाद ये तय किया गया कि प्रसाद के पास बीएसएफ के जो भी जवान हैं उन्हें लेकर नौशेरा जाया जाए। इन जवानों को ट्रक में बैठाया गया। दयानंद भी उनके साथ नौशेरा चलने को तैयार हुए। एक टैक्सी ड्राइवर से जब नौशेरा चलने के लिए कहा गया, रात के 11 बज चुके थे। पानी अभी भी बरस रहा था। टैक्सी वाला घर जाना चाहता था क्योंकि सुबह से ही वह टैक्सी चला रहा था। जवान लड़का था। अलसाए स्वर में बोला, मुझे जाना है, घर वाले फिक्र कर रहे होंगे। अधिकारियों ने मामले की गंभीरता बताते हुए जब उससे कहा कि उनके साथ ही 15-20 अफसर वहां सरकारी काम से गए हैं और उनकी जान खतरे में है, इसलिए जल्दी से जल्दी वहां पहुंचना जरूरी है, तो वह अपनी नींद झटक कर बोला, अगर ऐसा है तो मैं जरूर चलूंगा। जब आप लोग अपना फर्ज निभा रहे हैं तो मुझे भी अपना फर्ज पूरा करना चाहिए, वरना अल्लाह मुझे माफ नहीं करेगा। फिर उसकी टैक्सी तेजी से नौशेरा की ओर दौड़ पड़ी। पीछे पीछे एक जीप में दयानंद और एक ट्रक में बीएसएफ के जवान। राघवन साहब ने आगे की घटना की जानकारी देते हुए मुझे बताया, लगभग 45 मिनट में हम नौशेरा जा पहुंचे। फैक्ट्री का मुख्य द्वार अभी तक बंद था। बीच बीच में अंदर से कुछ शोर सुनाई पड़ रहा था। अब प्रश्न ये था कि अंदर जाया कैसे जाए। आपस में सलाह के बाद ये तय हुआ कि यदि बीएसएफ के जवानों को अंदर ले जाया गया तो स्थिति और भी खराब हो सकती है। इतनी बड़ी भीड़ को 15-20 जवान काबू नहीं कर पाएंगे। तभी देखा कि साइड के एक दरवाजे से इक्का दुक्का लोग अंदर जा रहे हैं और उन्हें रोका नहीं जा रहा है। सोचा गया कि इसी दरवाजे का उपयोग किया जाए। टीपी झुंझुनवाला उस समय तंग मोहरी का पैजामा, ऊपर से कुर्ता और बंडी पहने हुए थे। अपने डील डॉल के कारण बहुत कुछ श्रीनगर के निवासी ही लग रहे थे। वो अकेले ही पहले अंदर जाकर स्थिति का जायजा लेना चाहते थे, पर मैं इसके लिए राजी नहीं था कि एक और साथी अकेला अंदर जा फंसे। मैं स्वयं जाना चाहता था, पर मुझे विवश किया गया कि मैं निगरानी के लिए तथा संकेत मिलने पर आगे की कार्यवाही के संचालन के लिए बाहर ही ठहरूं और इंतजार करूं। झुंझुनवाला साइड के दरवाजे से चुपचाप अंदर चले गए, जैसे वो भी वहीं के कोई आदमी हो। उनके पीछे दयानंद और RM भगत भी पहुंच गए। आगे की बात जानने के लिए मैंने ठाकुर से पूछा कि अंदर क्या स्थिति थी, तो उन्होंने बताया, अंदर का माहौल बहुत ही खौफनाक था। पहले फैक्ट्री थी, उसके बाद गाय भैंस बांधने की सी कोई जगह, उससे होकर पीछे घर का रास्ता था। घुप अंधेरा। भीड़ में से ही किसी ने परिवार का एक सदस्य समझकर इशारा किया कि सब कुछ जो हो रहा है उधर सामने के हिस्से में है। बिना किसी बाधा के मैं अंदर तक पहुंच गया। एक कमरे में सभी अधिकारी जमीन पर बैठे थे, चारों ओर से घिरे हुए। एक साथ जो अधिकारी बाहर थे, उन्होंने बड़ी चालाकी से काम लिया। रात के 12 बजे तक तो RR गुप्ता और उनके साथी ऊपर कमरे में बंद रहे। फिर बाहर वाले अधिकारियों ने कहा कि जिस लिस्ट की वो तलाश कर रहे हैं वो उन लोगों के पास है जो बाहर हैं। अगर वह लिस्ट चाहिए तो पहले हमें बाहर निकाला जाए। विवश होकर उन लोगों को यह शर्त माननी पड़ी। वैसे लिस्ट गुप्ता जी ने अपने कपड़ों में छिपा रखी थी। इसी कारण उस समय सब अधिकारी एक साथ एक ही स्थान पर एकत्र थे और उनके घेरे के बीच में गुप्ता जी। अब मुझे गुप्ता जी से मिलना था। वह डिफेंस कॉलोनी में रहते थे। पहले भी हम उनके घर जा चुके थे, पर इस बार मैंने उन्हें घर पर ही बुलाया क्योंकि उन्हें से पूरी जानकारी मिल सकती थी। गुप्ता जी ने बताया, अचानक झुंझुनवाला जी को देखकर हम लोगों का हौसला बढ़ गया। अभी तक वो लोग हमें जोर जोर से धमका रहे थे, अब झुंझुनवाला जी का परिचय पाकर निरस्त्र हो गए।
भीड़ को चीरते हुए जब झुनझुनवाला जी पहुंचे तो पहले तो ये समझ में नहीं आया कि वह यहाँ पहुंचे कैसे। मुख्य द्वार तो बंद था, कोई भी ना बाहर से अंदर आ सकता था ना अंदर से बाहर जा सकता था। आश्चर्यचकित दोनों पक्ष थे। भट्टू परिवार के लोगों ने तो सोचा कि इतने हौसले से जो व्यक्ति अंदर घुस आया है उसके पीछे कोई फोर्स अवश्य होगी, इसलिए वो लोग कुछ डर से गए। हम लोगों ने भी झुनझुनवाला जी को बताया कि सब लोगों को कैसे घेर कर रखा गया है। गुप्ता जी ने आगे कहा, झुनझुनवाला जी ने सचमुच बहुत हिम्मत का काम किया था। हमारी बातें सुनकर और सारी स्थिति का जायजा लेने के बाद वो एकदम विश्वास के साथ तनकर खड़े हो गए और उन लोगों को बड़ी फटकार लगाई। समझाया भी कि आपने जो व्यवहार हमारे साथियों के साथ किया है वह ठीक नहीं है। आप लोग शहर के संभ्रांत नागरिक हैं, आपको शोभा नहीं देता कि आप कानून का उल्लंघन करें। कानून कभी कमजोर नहीं होता, उसके पीछे पूरा देश है। कानून को तोड़ना देश का अपमान है। हमारे साथ कानून का बल है, इसलिए आप कानून तोड़कर अपराधी बन रहे हैं जो आपके हित में नहीं है। जिस तेजी से सारी घटनाएं घटीं और जिस आत्मविश्वास के साथ बेधड़क झुनझुनवाला जी ने बातचीत की, उससे घेराव करने वालों का मनोबल टूट गया। ये घबराहट भी थी कि शायद बाहर पुलिस की बड़ी टुकड़ी मौजूद हो। अब तो उनकी बातों का अंदाज ही बदल गया, किंतु यह सब क्षणिक था। थोड़ी देर पहले तक तो जो लोग गरज रहे थे वो पंचनामा तैयार करने लगे और चलने की तैयारी शुरू हुई थी कि वातावरण में पुनः गर्मी आ गई। फिर से एक बार हल्ला मचना शुरू हुआ कि जब तक लिस्ट वापस नहीं होगी यहाँ से जाने नहीं देंगे। जवाब दिया गया कि जो लिस्ट बनी है वह सही है, इसमें कोई गलती नहीं है। धमकी दी जा रही है कि आभूषणों की जो लिस्ट बनी है वह गलत है, उसे नहीं ले जाने देंगे। झुनझुनवाला जी ने एक सुझाव दिया कि अगर आपके अनुसार लिस्ट गलत है तो दोबारा उसे आभूषणों से मिलाकर देख लेते हैं। उधर से जवाब आया, रात का 1 बज चुका है और परिवार का कोई भी आदमी काम करने के मूड में नहीं है। अब क्या किया जाए? सोचा गया कि आभूषणों को सेफ में रखकर सील कर दिया जाए। दूसरे दिन सुबह उनकी लिस्ट बना ली जाएगी। किंतु वहां सेफ पर जब सील लगाने पहुंचे तो उन्होंने सेफ खोलकर आभूषणों को देखना चाहा। काफी हील हुज्जत के बाद सेफ खोला गया तो उसमें आभूषण तो थे ही नहीं, केवल अधिकारियों को बेवकूफ बनाने की कोशिश थी। जब हल्ला गुल्ला हो रहा था उस दौरान ही आभूषण वहां से निकाल लिए गए थे। फिर उन्हें बताया गया कि ये कानून विरोधी काम है, पर इसका कोई जवाब उनके पास नहीं था। पंचनामे की कार्यवाही पूरी हो चुकी थी। अधिकारियों की टोली अपने सभी साथियों के साथ वापस जाने के लिए तैयार थी, कानूनन काम पूरा करने के बाद। किंतु इसी बीच फिर धमकी दी गई, कोई भी व्यक्ति लिस्ट वापस किए बगैर नहीं जा सकता। अब तो झुनझुनवाला जी को क्रोध आ गया। दबंग स्वर में बड़ी दिलेरी से अपने साथियों से उन्होंने कहा, आप लोग वापस जाएं। मैं स्वयं यहाँ खड़ा होकर देखता हूँ कि ये हमें कैसे रोकते हैं। फिर घर के लोगों को संबोधित कर कहा, हमारे अधिकारियों में से किसी पर भी यदि हाथ उठाया गया तो ठीक नहीं होगा। एक एक करके अधिकारी बाहर निकल गए। सबसे अंत में झुनझुनवाला जी आए। भाड़े के असामाजिक तत्वों में से कोई भी अधिकारियों से उलझ नहीं सका। उस समय रात के 2 बजे थे। बाहर टैक्सी में बैठे राघवन जी अकेले तो थे, पर अंधेरे और एकांत में भी उनमें आत्मविश्वास था। 3 घंटे तक वो अकेले ही वहां साथियों की सुरक्षा के लिए प्रार्थना और किसी भी क्षण अंदर से आने वाले संकेत की प्रतीक्षा करते रहे। बीच बीच में टैक्सी वाला पूछ लेता था, साहब हम आपकी कुछ मदद कर सकते हैं? काफले का मुंह शहर की ओर मोड़ दिया गया। टैक्सी वाला प्रसन्न मुद्रा में
कश्मीर का कोई लोकगीत गाता हुआ शहर की ओर बढ़ने लगा। साथ में जीप और बीएसएफ का ट्रक भी था। रात के 3:30 बजे ये काफिला कंट्रोल रूम पहुंचा तो वहां खुशी की लहर दौड़ गई। चेकिंग शुरू हुई कि सभी सदस्य सभी जगहों से वापस आ चुके हैं या नहीं। जब पता चला कि सभी सदस्य वापस आ गए हैं तब कंट्रोल रूम बंद किया गया। सुबह लगभग 11 बजे डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला का एक जाने माने व्यापारी के शोरूम पर आगमन हुआ। वो हेलमेट पहनकर एक स्कूटर पर आए थे। उन्होंने अपना परिचय डॉक्टर फारूक एमपी कहकर दिया और कहा कि उनके पास आयकर अधिकारियों द्वारा व्यापारियों के सताए जाने की शिकायतें आई हैं। वो भी इन शिकायतों की जांच करने आए हैं। अधिकारियों ने जिस व्यापारी के यहाँ तलाशी चल रही थी उससे पूछा कि क्या उन्हें तंग किया गया। व्यापारी के पास कोई उत्तर नहीं था। उस समय उस जगह काफी शोरगुल हो रहा था। सुना है कि आयकर अधिकारियों को यहाँ तक धमकी दी गई कि उनमें से कोई भी कश्मीर से वापस नहीं जाने दिया जाएगा और कश्मीर घाटी में 300 कब्रें खोदी जाएंगी। 22 अप्रैल सुबह 10 बजे से तलाशी का काम फिर शुरू हुआ। प्रारंभ में कहीं कोई अड़चन नहीं आई। उस समय कुरुविला जी प्रत्यक्ष कर बोर्ड के अध्यक्ष थे। वो एक सजग, दृढ़, अनुभवी व्यक्ति थे। किसी भी विशेष परिस्थिति में निर्णय लेने की उनकी क्षमता अपूर्व थी। कश्मीर के छापे की सारी योजना उन्हीं के निर्देशानुसार बनी थी। इसलिए स्वाभाविक था कि कश्मीर में घटने वाली हर घटना की जानकारी उन्हें दी जाती रही। दिल्ली से बराबर संपर्क बना रहा और यहाँ के निर्देशों के अनुसार ही वहाँ सारा काम हो रहा था। दोपहर बाद 3:30 बजे फिर अधिकारियों पर हमला शुरू हुआ। बुलवर्ड रोज कश्मीर की एक प्रमुख सड़क है। यहाँ एक तरफ आलीशान दुकानें हैं और दूसरी तरफ डल झील। झील के किनारे पानी में कतार से शिकारे खड़े रहते हैं। पहले भीड़ झील की तरफ इकट्ठी होनी शुरू हुई, जो इस प्रकार बढ़ रही थी मानो उसे कहीं से कोई निर्देश मिल रहा हो और वह किसी के इशारे का इंतजार कर रही हो। भीड़ में कुछ लोगों के हाथों में लाठियां थीं। अधिकारी शांतिपूर्ण ढंग से डटे रहे, पर भीड़ इतनी अधिक बढ़ गई थी कि उनके लिए उसे रोकना भारी पड़ रहा था। पूरी की पूरी बुलवर्ड रोड पर जहां जहां तलाशी चल रही थी वहां वहां भीड़ पहुंचने लगी। बीएसएफ के जवानों को दुकान मालिकों के कहने पर पीछे की ओर खड़ा कर दिया गया था, क्योंकि उन लोगों का कहना था कि सामने खड़े रहने से अन्य लोगों को तलाशी का आभास हो जाएगा। बाद में मालूम पड़ा कि वह कितनी बड़ी चाल थी। जब तक जवान पीछे से आगे की ओर आए तब तक स्थिति काफी बिगड़ चुकी थी। एक जगह भीड़ की अगुवाई कश्मीर के कुछ विशिष्ट व्यक्ति कर रहे थे। वहां पर हरिओम तुलसियान, जो दिल्ली में डिप्टी कमिश्नर किंतु यहाँ कश्मीर में सर्च टीम के लीडर थे, सर्च अभियान में लगे थे। तभी भीड़ ने दुकान के अंदर घुसकर गाली गलौज, छीना झपटी और मारपीट भी की। इस भीड़ के हमले से सब अधिकारी तितर बितर हो गए। तुलसियान जी भीड़ में अकेले फंस गए थे। बचने का कोई रास्ता नहीं था। तभी बाहर खड़े बीएसएफ के जवान हंगामा मचता देख दुकान के अंदर आ गए। वहां पहुंचकर उन्होंने भीड़ को निकालने और तुलसियान जी को बचाने की कोशिश की। अब तो भीड़ और बेकाबू होने लगी और चिल्लाकर बोली, और लाल स्वेटर पहने जो आदमी है उसे हमें सौंप दो, हम चले जाएंगे। तुलसियान जी लाल स्वेटर पहने थे। इस पर बीएसएफ के एक जवान ने अपना कमरबंद खोलते हुए गोली निकाली, बंदूक तानी और कहा, इन्हें आप छुएंगे तो हम गोली चला देंगे। इस पर भीड़ और उग्र हो गई, किंतु जवानों ने तुलसियान जी को अपने घेरे में लिया और सलाह दी कि वो वहां से निकल चले। पास ही 1 किलोमीटर दूर बैरक है, वहां पहुंचने पर भीड़ उनका कुछ नहीं बिगाड़ सकेगी। जवानों के संरक्षण में
तुलसियान जी बाहर निकल पड़े। पीछे पीछे भीड़ शोर मचाती आ रही थी। बैरक में पहुंचने पर वहां और जवान आ गए। उन्होंने भीड़ को खदेड़ दिया। बाद में तुलसियान जी को जवानों ने कंट्रोल रूम में पहुंचाया। झुनझुनवाला जी कंट्रोल रूम में उनका बेसब्री से इंतजार कर रहे थे। उन्हें खबर लग गई थी कि तुलसियान जी अकेले भीड़ में फंस गए हैं। जो बाकी लोग लौट कर आए थे उन्होंने ही खबर दी थी। तुलसियान जी को देखते ही उन्हें गले से लगा लिया। कंट्रोल रूम आयकर ऑफिस के अंदर था। वहां सरगर्मी का वातावरण था। झुनझुनवाला जी को जैसे ही पता चला कि भीड़ हिंसक हो रही है, उन्होंने तुरंत निर्णय लिया और निर्देश दिया कि सारी जगहों को सील करके सभी अधिकारी वापस आ जाएं। अचानक उनके दिमाग में आया कि एक से लाल रंग के स्वेटर पहने आयकर अधिकारी दूर से पहचान में आ जाते हैं। तुरंत कंट्रोल रूम से एक विशेष सूचना जारी की गई कि सभी अपने अपने स्वेटर उतार दें। ये एक जैसे स्वेटर सभी अधिकारियों को श्रीनगर पहुंचने पर दिए गए थे और इनसे पता चल रहा था कि कौन कौन तलाशी दल में है। कंट्रोल रूम में जितने भी अधिकारी थे उन्हें बुलवर्ड रोड की ओर R.M. भगत के नेतृत्व में भेज दिया गया। के कपिला और S. तलवार, J.K. मेहरा के साथ BSF के जवानों को इकट्ठा किया गया और बुलवर्ड रोड भेजा गया वहां फंसे साथियों की मदद के लिए, किंतु उन्हें डल गेट के चौराहे पर ही रोक दिया गया। पुलिस ने दोनों तरफ के रास्ते बंद कर दिए थे। कंट्रोल रूम से तत्काल CRPF के हेडक्वार्टर्स, IG जम्मू और कश्मीर पुलिस, DIG जम्मू और कश्मीर पुलिस को फोन खटखटाए गए, किंतु कोई सहयोग नहीं मिला। हर बार आश्वासन ही मिला जो पूरा नहीं हुआ। स्थिति सचमुच भयावह थी। 22 अप्रैल की शाम को करीब 5-6 हजार लोगों की भीड़ नारे लगाती जगह जगह उपद्रव करने पर उतारू थी। भीड़ के पीछे पीछे ट्रक में ऑफिसरों के हाथ से छीने कागज और जब्त किया हुआ सामान रख लिया जाता था, जिससे कि वह आयकर विभाग के हाथों से बच जाए। एक ट्रक में ईंट पत्थर भी भरे थे। इस सब खौफनाक माहौल में लग रहा था कि कहर अब बरपा की तब बरपा। अधिकारियों की हिम्मत प्रशंसा के योग्य थी। आरपी खन्ना ने जब देखा कि भीड़ नीचे के माले से ऊपर पहले माले पर आ रही है, तब कुछ बहुत जरूरी कागजात लेकर वो पीछे की ओर पहले माले से ही नीचे कूद पड़े। उन्हें यह अंदाज नहीं था कि मकान के पीछे भी भीड़ खड़ी है। उन्हें कूदता देखकर भीड़ ने उन पर हमला बोल दिया। उनके एक पैर की हड्डी टूट गई। इसी प्रकार यहीं पर महिला आयकर अधिकारी कुमारी सतनाम कौर भी थीं। भीड़ को उग्र होते देख उन्होंने अपने आप को बाथरूम में बंद कर लिया। भीड़ ने उन्हें वहां घुसते देख लिया, सो बाथरूम का दरवाजा तोड़ डाला। इसके पहले कि कोई उनके साथ जाती करे, घर के नौकरों ने डटकर भीड़ का सामना किया और उन्हें सुरक्षित बचा लिया। घर के नौकरों को भीड़ से भिड़ता देख ऊपरी मंजिल से महिलाएं भी उतर आईं और उनमें से एक वृद्धा उन्हें बेटी कहते हुए अपने साथ ऊपर ले गई। भीड़ छटने के बाद उन्हें सुरक्षित कंट्रोल रूम पहुंचाया गया। गरीबी जितनी अधिक होती है, आदमी उतना ही ईमानदार होता है। ये भी उन दिनों देखने को मिला। एक अन्य महिला आयकर अधिकारी कुमारी बाली टैक्सी में एक स्थान से लौट रही थी कि भीड़ ने उन्हें पहचान लिया। उनके सिर पर पत्थर की चोट आई। टैक्सी ड्राइवर ने इसके बावजूद टैक्सी नहीं रोकी। बोला, कैसे रोकता साहब, मेम साहब को बचाना जरूरी था। उसने काफी घुमाते फिराते उन्हें होटल सुरक्षित पहुंचाया। एक जगह तो अंजनी कुमार और राम अवतार शर्मा भीड़ का हमला होते ही जरूरी कागजात लेकर दुकान की मियानी में छिप गए। अपने ऊपर उन्होंने वहां पड़े कपड़े डाल लिए। बिना हिले डुले लगभग 5 घंटे तक वो वहां छिपे बैठे रहे। नीचे भीड़ का तांडव होता रहा।
रात के 11 बजे के करीब ये सोचकर कि अब भीड़ तितर बितर हो गई होगी, वो अपनी जगह से बाहर आए, लेकिन उन पर दोबारा हमला हुआ। किसी तरह बच्चे बचाते वो लोग वहां से निकल पाए। जेपी शर्मा जहां तलाशी ले रहे थे वह एक फ्लोर मिल थी और वहां कालीनें भी बेची जाती थी। उस जगह 300 आदमियों की भीड़ थी, किंतु वह कोई आक्रमणकारियों की भीड़ नहीं थी। सुबह से ही वहां पर आटे की बिक्री होती थी। लोग एक एक 2-2 किलो आटा खरीदकर ले जाते थे। यहाँ 30 से 50 हजार रुपए की बिक्री दिन भर में होती थी। जैसे ही यहाँ गड़बड़ी मची, आटा खरीदने वाले गरीब लोग ही जेपी शर्मा को कंट्रोल रूम तक पहुंचा गए। एक अन्य जगह तलाशी दल को घर वालों ने ही कश्मीरी चोगा और टोपी पहना दी, जिससे उन्हें पहचाना ना जा सके। ब्रॉडवे और न्यू पार्क होटल में उस दिन शायद ही किसी को नींद आई होगी। भीड़ का उत्तेजनापूर्ण उग्र व्यवहार, सील किए हुए कागजात और अन्य सामग्री की सुरक्षा का ध्यान, साथ आई हुई महिला कर्मचारियों की सुरक्षा का सवाल, होटल के बाहर बीएसएफ का घेरा, टीपी झुंझुनवाला और राघवन साहब की जिम्मेदारी बहुत अधिक थी। पूरी टीम का नेतृत्व वो दोनों ही कर रहे थे। सभी करवटें बदल रहे थे कि रात के 3 बजे खबर मिली, भीड़ एक जगह और एकत्रित हो रही है, जिसका इरादा होटल को आग लगाने का है। सभी को अलर्ट करा दिया गया है। भीड़ होटल की तरफ बढ़ी, किंतु वहां तैनात बीएसएफ के जवानों ने उसे तितर बितर कर भगा दिया। आयकर अधिकारियों पर भाड़े के गुंडों से क्रूरतापूर्ण हमला कराया गया। पूरे देश को एक झटका सा लगा। क्या कश्मीर भारत का हिस्सा नहीं है? क्या कश्मीर में आयकर चोरी करने की छूट है?